नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इधर दिल्ली में बिहार बीजेपी की अहम बैठक आज हो रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। बैठक में चुनावी रणनीति पर विचार मंथन होगा। तो चिराग मांझी कुशवाहा की वापसी पर चर्चा भी सामने आ रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय के अलावा पूर्व मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई, दलसानिया क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ और बिहार के सह प्रभारी सुनील भाई ओझा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। बिहार में किस तरीके से उतार चढ़ाव कल नजर आया था, आपने देखा था। इसी के चलते बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बिहार बीजेपी की ये अहम बैठक है। इसको लेकर कई मायने अब निकाले जा रहे हैं, जिसका पूरा उद्देश्य है कि वापस से जीतन राम मांझी को शामिल किया जा सकता है। इस पर विचार मंथन हो रहा है, रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में बिहार बीजेपी की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में चुनावी रणनीति क्या होगी, इस पर विचार मंथन किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं बिहार के, आज इस बैठक में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा, आपको बता दें, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगातार देखा था कि किनारा कर लिया गया था मांझी के द्वारा। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि गुजरात में तूफान का अब असर दिखने लगा है। गुजरात मुंबई के तटों पर बिपरजॉय का असर, तटीय इलाकों में अब बारिश भी शुरू हो गई है। 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात में बिपरजॉय से पहले तेज बारिश शुरू हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल अब साइक्लोन का जो खतरा है तकरीबन धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। गुजरात का द्वारका, सोमनाथ दोनों ही आपको बता दें कि इस बिपरजॉय चक्रवात के प्रभाव में अब ढलना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऊंची लहरें अब उठना शुरू हो गई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो मंदिर है सोमनाथ का, द्वारिकाधीश का, वहां तक लहरें अब पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो गुजरात में महा तूफान बिपरजॉय की आहट शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ 30,000 लोगों को विस्थापित भी किया गया है। ऊंची लहरें समुद्र में दिखाई दे रही हैं। गुजरात और मुंबई के तटों पर देखिए किस तरीके से इन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया और तमाम टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग बता रहा है कि 15 जून को लैंडफॉल के वक्त तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान गुजरात से गुजरने वाला है। इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कहीं कोई इसका ज्यादा असर, व्यापक असर न देखा जाए, इसके लिए पूरा मुस्तैदी की गई है। लेकिन आईएमडी के अनुसार कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर के जिले सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। शुभम पांडे हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, देखिए, कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब कहीं ना कहीं जो मौसम है उसमें तब्दीली आ रही है। जो कोस्टल एरियाज है वहां पर बारिश का सिलसिला बढ़ गया है। जरा तस्वीरें आप मुंबई की क्या कुछ है वो दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे बिपरजॉय का जो खतरा है वो लगातार तेजी से मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम देखिए एक ऐसे समुद्र पे मौजूद है जहाँ पर देखिए तेज हवाएं इस वक्त बहनी शुरू हो चुकी हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें
वो भी उठनी शुरू हो चुकी हैं और काले बादल जो है वो मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर यानी कुछ देर पे समय बाद बरसात होने की संभावना पालघर और मुंबई में जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। देखिए तेज हवा इस वक्त बह रही है और हम खुद इस वक्त समुद्र पर मौजूद है, हमें भी हवा का एहसास हो रहा है क्योंकि हम खुद यहाँ पर देखिए तेज गति से 40-50 प्रति घंटे किलोमीटर जो हवाएं बह रही हैं उसमें यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर समुद्र पर, हालांकि प्रशासन ने पहले ही लोगों को समुद्र के पास आने की इजाजत नहीं दी है। देखिए तस्वीरें इस वक्त, ये बीच अमूमन आम दिनों पर यहाँ पर भरा रहता है लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरह से इसे बंद कर दिया है लोगों के लिए, क्योंकि लोग आते हैं पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं समुद्र में। तो ऐसे में आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से ये समुद्र जो देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे ऊंची ऊंची लहरें आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि हम थोड़ी सी दूर पर खड़े हैं क्योंकि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होती है और पानी और के साथ साथ तेज हवाएं भी बह रही हैं। तो ऐसे में खुद को बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में चक्रवाती तूफान जो बिपरजॉय है वो तेजी से कहर बरताते हुए गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आएगा। हालांकि अब इसके तैयारियां व्यापक स्तर पर कर ली गई है। यदि हम गुजरात की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया है इसका असर जो बड़े फेमस मंदिर हैं उन पर पड़ना। द्वारकाधीश का मंदिर हो गया, सोमनाथ का मंदिर हो गया, यहाँ पर चूंकि तटीय स्थानों पे इलाकों पर स्थित है मंदिर, इन पे ज्यादा व्यापक असर भी पड़ सकता है। शुभम। बिल्कुल देखिए बिपरजॉय सबसे ज्यादा अगर कहर बरपाएगा तो इकलौता गुजरात राज्य है क्योंकि गुजरात से ही आकर वो टकराएगा। उसके बाद अगर गुजरात से आगे निकला तो सिर्फ महाराष्ट्र में पालघर और मुंबई दो ऐसे जगह है। उसके बाद केरला और तमिलनाडु होते हुए ये बिपरजॉय जो है चले जाएगा। तो कुल मिलाकर गुजरात इकलौता ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा टकराएगा तो सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा नुकसान जो है इकलौते गुजरात में होगी। गुजरात में भी सौराष्ट्र का 6 ऐसे जो जगह पर जो समुद्री तट के नजदीक है वहां पर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा पालघर क्योंकि गुजरात से सटा हुआ है, महाराष्ट्र का बॉर्डर है पालघर, महाराष्ट्र गुजरात का जो आखिरी जो जिला है वो पालघर है, बॉर्डर है। दूसरे से पालघर जितने समुद्र तट है वहां पर भी इसकी हमें तस्वीर देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं आज सुबह से ही बहनी शुरू हो चुकी है, रुक रुक के बरसात जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे समय बीतेगा, जैसे बिपरजॉय और नजदीक आएगा वो और भी तेजी से विकराल रूप धारण कर लेगा। देखिए गुजरात की अगर बात करें तो जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है जो समुद्र तट के नजदीक है, वहां पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, उसके अलावा पालघर में भी एनडीआरएफ की 3 से 4 टीमें तैनात है, मुंबई में भी समुद्र जो स्थल है वहां पर प्रशासन ने लोगों को आने जाने के लिए पूरी तरह से मनाही की है। लेकिन फिर भी खतरा मंडरा रहा है, हवा तेज बह रही है, तो उसके साथ साथ पानी जो है वो कहां तक आके रुकता है या इसके अलावा जो हवा चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। ऐसे कई सारे जो नुकसान है वो दिखाई देते हुए नजर आएंगे हमें अगले कुछ घंटों में। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं इसका असर जो है शुभम दिखना शुरू हो गया है। आप भी यहाँ पर तट के पास मौजूद है, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा जो इस तूफान का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जरा ये भी बताइए क्योंकि जिस तरीके से इसका प्रकोप हालांकि एक दिन के लिए नहीं होगा, इसके बाद तूफान आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी आ रही है वो ये कि इसका आगामी 3 दिन तक इसका असर दिखाई दे सकता है। तो इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई है। शुभम। कि प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि ये बिपरजॉय जो है 15 जून तक गुजरात को टकराएगा। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए जितने समुद्र स्थल के जो समीप राज्य बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, वहां पर भी जाएगा। देखिए जैसे गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र से होते हुए गोवा, गोवा से होते हुए केरला की ओर से निकलते हुए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की ओर जाएगा ये। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा जाए तो बिपरजॉय अगले कुछ से 2 से 3 दिन ये अपना कहर बरपाते हुए दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड इलाका होगा वो गुजरात है क्योंकि पहली बार वो वहीं आके टकराएगा, उसके बाद उसकी फ्लो जो है वो कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बिपरजॉय का कहर हमें अगले कुछ घंटों में देखने को मिल सकता है। हालांकि शासन और प्रशासन ने पूरी तैयारी कमर तो कस ली, लेकिन ये जब बिपरजॉय टकराता है या जैसे कुछ तूफान आते हैं तो प्रशासन की कितनी तैयारियां हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उसमें सारी तस्वीरें दिख जाती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पहले से लोगों को अलर्ट कर दिया गया था, मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया था कि आप मत जाइए। उसके अलावा बीचेस पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे बीचेस पे अमूमन देखा जाता है बीचेस पूरी कभी खाली नहीं होता, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तैयारियां, ये जो अलर्ट है ये कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना या लोगों को सतर्क करना, ये हमें अच्छी चीजें देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से। बिल्कुल, और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं क्योंकि लगातार जैसे कि पहले भी हमने शुभम इस बारे में चर्चा की थी, ये कोई भयानक तूफान ही है। और इसके अलावा ये भी देखा जाए 1999 के बाद से कहीं ना कहीं बहुत सी तब्दीली
आई हैं, हमने बहुत सी व्यवस्था विकास की और भी आगे बढ़े हैं। तो ऐसे तूफानों से निपटने के लिए हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं। क्योंकि गुजरात की बात करें जाए, 58 सालों में लगभग तीसरी दफा ऐसा होगा कि गुजरात में इतना भयानक तो यूं कहे कि चक्रवात आने वाला है, और इसको लेकर हमारी तैयारियां क्या हो गई, ये कुल मिलाकर कल पता चल ही जाएगा। हालांकि जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार भी पूरी नजर रखा है कि कहीं ना कहीं इससे कम से कम नुकसान हो, इस बारे में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों इस पर निगरानी बना के रखे हुए हैं। केंद्र सरकार में हाई लेवल मीटिंग हो रही है कि अगर विपर्यय आता है, नुकसान होता है, तो कैसे इसकी भरपाई की जाए, कैसे लोगों को बचाया। जैसा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके देखरेख करें, मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री वो इसकी निगरानी, तमाम बड़े मिनिस्टर हो। महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो इसकी निगरानी रख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई सारे मंत्रियों को बोला गया है कि आप देखिए, अगर पालघर और मुंबई में आते हैं तो इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे अगर टकराता कोई नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर पहले ये अच्छी बात है कि अब फिलहाल जो नौसेना की मदद ली जा सकती है, वायुसेना की मदद ली जा सकती है। तो ऐसे में पहले से एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दी है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा डूबता है या कोई व्यक्ति पानी के अंदर चले जाता है तो उसकी भी देखरेख की जा सकती है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर के माध्यम से निगरानी की जा रही है कि आखिर ये विपर्यय है वो कितना विकराल रूप धारण कर सकता है, इस वजह से पूरी निगरानी की जा रही है। तो ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों में, 20-22 सालों में भारत सरकार की जो तमाम आधुनिक यंत्र हैं उसमें बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे जो खतरे आते हैं उससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है, ये अच्छी बात है। क्योंकि पहले जब ये खतरा आया था 1999 में, तो करीबन बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब की स्थिति बिल्कुल अलग है, आधुनिक सुविधाएं आ चुकी हैं, लोग पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता था, इतनी कम्युनिकेशन की चीजें वो हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब चीजें हैं, पहले से लोगों को दूर कर दिया जाता है। बदलाव आया है, विकास की और आगे बढ़े हैं। अब ऐसा लगता है कि तमाम चक्रवात यदि आते हैं तो उससे हम निपट सकते हैं, इसकी सूचना पहले मिल जाती, जो कि बहुत मुश्किल उस वक्त हुआ करता था। इस बीच चलिए शुभम, आप अपना ख्याल भी रखिएगा और नजर भी बना के रखिएगा, आगे आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो तूफान से ट्रेन पर भी ब्रेक लग गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है, जहां रेलवे ने गुजरात की 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। 26 ट्रेनों के स्टेशन को बदला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तो फिलहाल जो खतरा है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम में साफ तौर पर बदलाव देखा गया है। तो बिपरजॉय कल गुजरात के तट से टकराएगा। इस बीच जो तमाम ट्रेनें हैं, जिसमें संख्या 95 बताई गई हैं, उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट रखा गया है। 26 ट्रेनों के स्टेशन को बदला गया है, उनके स्टेशन में बदलाव किया गया है। तो फिलहाल रेलवे ने भी एहतियातन कदम उठाए हैं। सीएम केजरीवाल आज सीपीआई के नेता डी राजा से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। दिल्ली में सीपीआई दफ्तर में आज दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। लगभग 12:30 बजे इन दोनों नेताओं की मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि लगातार आपको देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर रामलीला मैदान में भी लोगों को जोड़ा गया था, लोगों से संपर्क साधा गया था, दिल्ली वासियों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था अध्यादेश के खिलाफ। इसी को लेकर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल देश भर में तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका समर्थन यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसी बीच खबर ये, सीपीआई नेता डी राजा से भी आज मुलाकात होगी। दिल्ली स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात, लगभग 12:30 बजे ये मुलाकात होगी। समर्थन की यहाँ पर मांग की जाएगी, और इसी को लेकर सीएम केजरीवाल लगातार विपक्ष को तो मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, उसी के साथ साथ अध्यादेश को लेकर भी किस तरीके से अध्यादेश को गिराया जा सके, इसको लेकर समर्थन की मांग यहां पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस वक्त बने हुए हैं। नमित, देखिए, अध्यादेश के खिलाफ एक बार फिर से मुखर हो गए अरविंद केजरीवाल, लगातार तमाम सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। अब सीपीआई नेता डी राजा से भी उनकी आज मुलाकात होनी है, जरा जानकारी दीजिए नमित। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो आवाज उठा रही है। हमने देखा था कि 11 जून को जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी, और दूसरी तरफ
विपक्ष के बड़े नेताओं से अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं। उसी कड़ी में आज सीपीआई के नेता हैं डी राजा, उनसे 12:30 बजे के करीब जो दिल्ली में सीपीआई का दफ्तर है वहां पर अरविंद केजरीवाल और डी राजा की मुलाकात होगी। और निश्चित तौर में जो केंद्र सरकार के खिलाफ अध्यादेश, केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है उसके खिलाफ समर्थन मांगेंगे अरविंद केजरीवाल। और जैसा हर बार होता है, क्योंकि अब तक जितने भी विपक्ष के बड़े नेताओं से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और आज भी डी राजा और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी वो देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या डी राजा अपना समर्थन जो है वो अरविंद केजरीवाल को देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि 12:30 बजे की मुलाकात का वक्त है। देखिए नमित, हमने पहले भी देखा था किस तरीके से ओडिशा गए थे, भुवनेश्वर गए थे, वहां भी मुलाकात यहाँ पे उन्होंने की थी और वहां से भी उनके कहने से सीएम का भी समर्थन, कुछ खास समर्थन मिलता नजर नहीं आया था, जिसकी पहले से ही चांसेस लग रहे थे। यहाँ कांग्रेस भी समर्थन देने के मूड में फिलहाल लगती नजर नहीं आ रही है, तो कितने चांसेस यहाँ पर केजरीवाल के बनते नजर आते हैं आपको? देखिए, दरअसल अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि क्या वो समर्थन देंगे या फिर नहीं देंगे। हालांकि अंदर खाने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की कांग्रेस के नेताओं से बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन ऑफिशियली टाइमिंग जो है वो अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। लेकिन आज जो डी राजा से मुलाकात होने वाली है उसके बाद हो सकता है कि जो प्लान बी है वो आम आदमी पार्टी का प्लान बी ये रहे कि अभी जितने विपक्ष के बड़े नेताओं से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है, चाहे शरद पवार हो या नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हैं, क्या इनके थ्रू कांग्रेस से बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है? ये प्लान बी भी आम आदमी पार्टी का चल रहा है। हाँ, बिल्कुल प्लान बी भी चल रहा है। और देखिए हम यूं कहें कि जिस तरीके से रामलीला मैदान पर पूरी दिल्ली की जनता को जोड़ने की कवायद की गई थी, कपिल सिब्बल को भी, चूंकि वह दिल्ली के निवासी है, उनको भी न्योता यहाँ पर दिया गया था। इन तमाम चीजों को देखा जाए, क्या इनका असर, इसका इम्पैक्ट भी कुछ पड़ने वाला है नमित? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप ये यकीन मानिए कि जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में रैली हुई थी उसको कुछ जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये भी कहना था कि ये साल 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होना है उसका ये एक तरीके से उसका सेमीफाइनल भी मान रहे थे लोग, उसके लिए भी तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। तो अगर साल 2024 में मोदी सरकार या फिर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना है विपक्ष को, तो यहाँ पर ये जो अध्यादेश आ रहा है इसमें अगर विपक्ष एकजुट होता है तो ये बिल्कुल, यानी कि अध्यादेश के खिलाफ तो साथ लाना ही है, बल्कि यूं भी देखा जाए कि विपक्षी एकता को धार देने की कवायद भी इसे माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया नमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर खाप पंचायतों का हरियाणा बंद है। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हरियाणा बंद का ऐलान किया गया है। सड़क पर तमाम प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। दिल्ली में दूध पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। इधर एमएसपी की मांग भी कर रहे हैं। लगभग 25 मांगों को लेकर खाप पंचायतों ने हरियाणा बंद का ऐलान किया है। तो तस्वीर जरा आप देखिए, खाप पंचायतों का हरियाणा बंद का ऐलान और किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां बेकाबू ना हो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आम जनता इस पूरे आंदोलन से बेहद परेशान साफ तौर पर नजर आ रही है। तो सड़कों पर आपको खाप पंचायत के लोग उतरे हुए नजर आएंगे। ये देखिए किस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खाप पंचायतों का जो प्रदर्शन है और तमाम ये सड़क पर उतर आए हैं। वहीं हरियाणा पुलिस भी देखिए चाक चौबंद है जिनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, कहीं पर यह घटना ना घटे इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें केएमपी और NH9 को मंडोरी के पास जाम किया गया है। इधर देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके सड़कों पर बैठ गए हैं खाप के तमाम सदस्य, खाप पंचायत के लोग और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। इधर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां बांकुरा में चेकिंग के दौरान बम को बरामद किया गया। चेकिंग कार से बम बरामद हुआ है, बैग बरामद किया गया है। पुलिस ने 8 लोगों को इस बीच हिरासत में लिया गया। साउथ 24 परगना में हिंसा की बड़ी वारदात हुई है। तो चेकिंग के दौरान कार से बम मिला है। तस्वीर जरा आप देखिए, कार से बमों की तस्वीर है जहां पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से पहले फिर से हिंसा की सुगबुगाहट।
और इसी बीच आपको बता दें कि जुलाई में यहाँ पर चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट ने भी तिथि को आगे नहीं बढ़ाया था और निश्चित अवधि में ही चुनाव होने की बात कही गई थी। तो फिलहाल देखिए तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो हिंसा वाली जगह जिसमें पहले हिंसा हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था इस वक्त की जाए। लेकिन खबर ये कि साउथ 24 परगना में जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसमें भी अब ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कार से भारी मात्रा में एक बार फिर से बमों की बरामदगी हुई है। तो कार से बम से भरा बैग बरामद किया गया। ये तस्वीरें भी जरा सामने आई, यानी एक बार फिर से जो माहौल है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में SIA की छापामार कार्रवाई हुई है। एटीएम में आपको बता दें शर्मा हत्याकांड मामले में कार्रवाई और पुलिस और CRPF के साथ SIA कश्मीर की टीम पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिलों में छापामार कार्रवाई की गई है। ATM गार्ड संजय कुमार शर्मा की हत्या के मामले में छापामार कार्रवाई हुई है। इसके पहले पिछले महीने पूरे कश्मीर में 9 अलग अलग स्थानों पर रेड की गई थी। आपको बता दें कि आतंकियों ने इसी साल 26 फरवरी को पुलवामा के अचगन गांव में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। संजय शर्मा घाटी में एक बैंक में बैंक गार्ड के तौर पर काम में तैनात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।